नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और अगले 1 घंटे मेरे साथ खबरों की खबर। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और आज बीजेपी ने सरकार भी बना ली। पुराने चेहरों की जगह पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। भजन लाल शर्मा तब सुर्खियों में आए जब उन्हें बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना। आज उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले 56 साल के भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने के पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार वो विधायक बने हैं। सांगनेर सीट से चुनाव उन्होंने जीता है। 33 साल बाद राजस्थान में एक ब्राह्मण सीएम बनाया गया है। आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और साथ ही संगठन में लंबे समय से काम कर रहे थे। राजस्थान में आम कार्यकर्ताओं को पार्टी का बड़ा संदेश माना जा रहा है और स्वच्छ छवि के माने जाते हैं शर्मा। राजस्थान में गुटबाजी को खत्म करने की भी कोशिश बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी गुट को तरजीह नहीं दी गई है। वहीं दिया कुमारी राजघराने से हैं, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। वसुंधरा राजे भी राजघराने से आती हैं और सीएम की रेस में सबसे आगे पहले मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के रिश्ते अच्छे नहीं भी माने जाते हैं। वहीं पार्टी ने प्रेमचंद बैरवा को भी डेप्यूटी सीएम बनाया है, जो दलित समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में गुर्जर, मीणा और बाकी ओबीसी को तरजीह दी जा सकती है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस राज्य में अपनी सभी 25 सीटें जीती थी। हालांकि बदलाव सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये जीत मिली, लेकिन पार्टी ने बदलाव का फैसला किया और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं। शिवराज सिंह सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, आरएसएस से जुड़े हैं। नए चेहरे पर बीजेपी ने ये भरोसा जताया है और बिहार और यूपी में भी बीजेपी को इस फैसले से फायदा हो सकता है। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी 2 डेप्यूटी सीएम बनाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक पावर सेंटर से बीजेपी अब राज्यों में परहेज कर रही है। राजेंद्र शुक्ला को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। माना जा रहा है बीजेपी अपने कोर ब्राह्मण वोटर्स को किसी भी हालत में नाराज नहीं करना चाहती। उधर जगदीश देवड़ा भी पार्टी के बड़े दलित नेता हैं, उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। अब बात पड़ोसी छत्तीसगढ़ की। यहां बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ में पार्टी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा है। कुनकुरी से विधायक हैं, रायगढ़ से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1980 से बीजेपी से जुड़े थे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यहां पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने 2019 में लोकसभा की 11 में से 9 सीटें इस राज्य में जीती थी। इस बार पार्टी की कोशिश सभी सीटों को जीतने की रहेगी। यहां भी पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए। विजय शर्मा, अरुण साव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय शर्मा ब्राह्मण हैं, जबकि अरुण साव ओबीसी। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से इन तीनों को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने बड़े वोट बैंक को अपना बनाए रखा है। बीजेपी ने तीनों राज्यों में बड़े बहुमत मिलने के बाद 2024 को ध्यान में रखते हुए नए नेतृत्व को मौका दिया। जाहिर है इन सियासी फैसलों के पीछे बड़ी रणनीति भी है। सभी जातियों का ख्याल रखा गया है, कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है, गुटबाजी का कहा जा रहा है सफाया किया गया है और नए नेतृत्व पर, नई पीढ़ी पर भरोसा जताया गया है। तो बड़ा सवाल है, क्या 2023 में बड़े बदलाव से बीजेपी को 2024 में मिलेगा फायदा? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, शिप्रा माथुर वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर बद्री नारायण पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। शिप्रा माथुर, शुरुआत अगर आपसे, नए नेतृत्व खास तौर से राजस्थान की, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है, केंद्रीय नेतृत्व को क्या उम्मीदें हैं राजस्थान के नए लीडरशिप से? राजस्थान में देखिए कि जो चुनाव है, जब चुनाव हो रहे थे तो बड़ा सब लोग का अनुमान था कि नेक टू नेक के तरीके का मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर योजनाओं की बात बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही थी।
लेकिन जो नतीजे आए उससे ये जाहिर है कि जिस तरह से जो पार्टी का काडर और संघ का काडर जिस तरह से काम किया राजस्थान में, उसकी वजह से ये नतीजे हमारे सामने आए हैं। और देखिए, एक कास्ट पॉलिटिक्स को जिस तरह से रिजेक्ट किया गया है, यानी वोटर्स ने, आप तीनों ही राज्य में देख लें कि कास्ट का सेंसस कराना एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहा कांग्रेस ने, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया। और इसी के संदर्भ में अगर हम देखें सिक्ता जी कि जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन या सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है तीनों ही राज्यों में और साधा गया है सभी को, वो उस मायने में तो ठीक बात है कि क्योंकि पॉपुलेशन में सारी जातियों का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उनको बराबर मौका देना, उनको जगह देना, उनको प्रतिनिधित्व देना, उनको नेतृत्व में रखना, ये एक जिम्मा है जो कि एक समीकरण बिठाया गया है। लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स पर आज ही भूपेंद्र यादव जी का एक आलेख है जिसमें उन्होंने, मतलब ये एक नैरेटिव आप देखिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी होगी, कि आप डिलीवर करेंगे, आप काम करेंगे और काम के बूते ही जगह अपनी बनाएंगे। गुड गवर्नेंस का एक सेल बाकायदा बीजेपी में बनाया गया है जिससे कि मॉनिटरिंग होगी कामकाज की। और उसके साथ ही ये भी जरूरी बात है कि देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करें तो विमेन, क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पर। तो एक महिला चेहरे को भी आगे रख के, और जो पुराने क्षत्रप थे, जो ऐसे दिग्गज नेता और नेत्री थे, उनको भी थोड़ा सा किनारे करके एक स्पेस क्रिएट करना कि काम के लिए जगह मिले लोगों को। और वो जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की आपने बात कही, वो भी बहुत लंबा, बड़े समय से ये मुद्दा था कि कार्यकर्ता जो है उनको ये फीलिंग थी कि काम हम करते हैं लेकिन जो जगह हमें मिलनी चाहिए नेतृत्व में वो नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है उस तरह से भी साधा गया है, क्योंकि राजस्थान में जो मुश्किल इलाके हैं वो उस मायने में हम माने कि 25 सीटें पिछली बार भी थी हालांकि, लेकिन जी। जो हनुमानगढ़ और ये जो शेखावाटी वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ अभी बीजेपी की उतनी पकड़ इस चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी नहीं रही है। तो वो सारे समीकरण साधने के लिए आपको मंत्रिमंडल में भी वो कॉम्बिनेशन तो आपको देखना पड़ेगा, जाति का कॉम्बिनेशन। बट एट द सेम टाइम अभी भाजपा केवल 4 जातियां कह रही है कि पुअर, विमेन, यूथ और फार्मर्स, ये 4 हाँ। उनके बहुत क्लियर कट टारगेट्स हैं, जो कि मेरे ख्याल में पूरे लोकसभा के चुनाव में ये नैरेटिव बिल्ड होना ऑलरेडी शुरू हो गया है। और यहाँ पर वो जाति की बात उस तरह से मुझे नहीं लगता कि उठाएंगे। जो हम देख रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में जो समीकरण बिठा रहे हैं, तो वो कोई चुनाव का मुद्दा नहीं रहने वाला। हम्म। बिल्कुल। बद्री नारायण जी, जो हमने इस चर्चा के शुरुआत में कहा कि क्या 2023 में जो बड़े बदलाव इन तीनों राज्यों में दिखे वो 2024 में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। 3 नए मुख्यमंत्री के चेहरे, 6 नए ऐसे चेहरे जो डेप्यूटी सीएम बने हैं। क्या 2024 लक्ष्य है तभी इस तरह के नाम सामने आए इस वक्त? बिल्कुल सिक्का, आप एकदम सही कह रही हैं कि 2024 सामने है। और 2024 को साधने के दो तरीके इस पूरे जो 3 राज्यों में हुआ है उससे बीजेपी इवॉल्व कर रही है। एक तो राज्य के भीतर की जो 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 जातीय समीकरण है उसका रिप्रेजेंटेशन, यानी राज्य में मजबूत करने के लिए अपने को। तो आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन है। ब्राह्मण, दलित, एससी, एसटी, ठाकुर, क्षत्रिय, एक एक समाज के जो पांचों न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट समूह हैं, उन समूहों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इसमें। और इससे तो राज्य में तो जातीय मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी ही बीजेपी को इससे। ये जो पूरे 2024 का चुनाव आ रहा है उसमें, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि जो कास्ट सेंसस बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिटिक्स के नैरेटिव जिस पर कि कांग्रेस और तमाम विपक्ष जिसको बड़ा टूल मान रहा था, इंस्ट्रूमेंट मान रहा था, वो उनके हाथ से छीन गया इस चुनाव में। और छीनने के बाद जो दूसरा नैरेटिव, एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव बीजेपी ने दिया कि एक समग्रता, एक होल विद खंड 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 अखंड, एक अखंड होगा, उस अखंड में ये सारे खंड होंगे। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन भी हम दे रहे हैं और साथ साथ एक होलिस्टिक नैरेटिव भी दे रहे हैं, देश का, राष्ट्र का, समाज का, सामाजिक एकता का। तो अब ये क्या होता है आवश्यकता कि जो जब आप किसी भी रेखा से, सर्किल से बड़ा सर्किल खींच देते हैं तो छोटी सर्किल उसमें समाहित हो जाती है। तो अब ये जो कास्ट सेंसस बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का पूरा कैंपेन था वो अब अपोजिशन के हाथ से में टूट सा गया।
अब वो अस्त्र ही टूट गया, लड़ाई शुरू हुई और शुरू होते ही वो अस्त्र टूट गया। तो बीजेपी को इसका फायदा तो 2024 में होगा ही होगा। और ये तीन राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो न केवल इन तीन राज्यों में काम करेगा, ये दूसरे राज्यों में भी काम करेगा, क्योंकि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का कोई का मैसेज देता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर यादव समूह पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट है, एक बड़ी कम्युनिटी है, वहां पर मोहन यादव का ये मैसेज जाएगा। दलितों का के रिप्रेजेंटेशन का मैसेज जाएगा। ट्राइबल तो इन राज्यों में है नहीं, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय रिप्रेजेंटेशन, क्षत्रिय तो ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे हैं, बट ब्राह्मण को एक शेयर, यानी जो एक निराशा हो रही थी ब्राह्मण कम्युनिटी में, बीजेपी में एक तरह का एक सुर शुरू हो गया था कि भाई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया है बीजेपी ने। तो एक बहुत ही सोचा समझा बैलेंस, कास्ट बैलेंस, सोशल अलायंस तैयार करने की कोशिश की है। और इस सोशल अलायंस में जो भी 5 बड़े न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट समूह हैं, उनको, जातीय और जी सामाजिक समूह, उनको महत्व देने की कोशिश की गई है। जी जी जिस सोशल इंजीनियरिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत बारीकी से ये रणनीति तैयार की गई थी बद्री जी। तो ऐसे में मोहन यादव, विष्णुदेव साय, भजन लाल शर्मा, जो बड़े नाम हैं अपने अपने जातियों में, इन राज्यों में, एक तरह से वो सोशल इंजीनियरिंग का फायदा आप कह रहे हैं कि 2024 में होता दिखाई देगा। किन किन राज्यों में इन नामों का असर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावों में? सिक्का, मुझे लगता है एक तो बड़ा, सबसे बड़ा असर इसका जो होगा वो बिहार में होगा। और दूसरा जो असर होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। बिहार में इसलिए होगा कि बिहार में बहुत एग्रेसिव ढंग से ये कास्ट रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स खड़ी की गई थी। नीतीश कुमार, जो हमारा आरजेडी का जो 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 फ्रैक्शन है, तेजस्वी, ये एक नेशनल लेवल पे इसके वोकल सपोर्टर थे। और तो वहां पर मोहन यादव का रिप्रेजेंटेशन का नैरेटिव वहां पर बहुत काम करेगा। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का मोबिलाइजेशन है, वो उसमें भी एक तरह से बीजेपी का के प्रति सिंपैथी, सिंपैथी कॉर्नर, सिंपैथी विकसित होगी। और यादव समूह में सिंपैथी विकसित विकसित होने का मतलब कि बीजेपी और समूहों को तो जोड़ ही रही है, इस समूह में भी वो धीरे धीरे घुसती जाएगी। और इसके बाद अगर आप देखें तो हरियाणा, हरियाणा में भी इसका असर पड़ेगा। और दलित समूह जहां जहां है, ट्राइबल समूह जिन जिन राज्यों में, जैसे गुजरात में आप देखिए, हालांकि गुजरात के तो खुद ही पीएम, और वहां रिप्रेजेंटेशन का इशू ही जो अब नहीं एक है। बहुत अहम वोट बैंक अब वो बीजेपी के बन चुके हैं, जो आदिवासी समाज है वो। बिल्कुल, आदिवासी समाज जी। में न केवल गुजरात में, गुजरात से हम्म। लेकर के त्रिपुरा तक जो भी बिल्कुल। ट्राइबल बेल्ट हैं, उन तो ट्राइबल एक बेल्ट, क्लियर ट्राइबल मैसेज। कॉरिडोर में बीजेपी ने और संघ ने लगातार कई सालों से बहुत काम किया है। और आज जो आपको परिणाम दिख रहा है, उसमें उन कामों का भी बड़ा असर है। और मोदी जी के योजनाओं का और उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उसका तो असर है ही। तो ट्राइबल हो चुके हैं, दलितों में एक बड़ा सेक्शन उनके साथ आ रहा है। और साथ साथ यादव जैसे समूह जो एक तरह से बनाम वर्सेस थे, उन वर्सेस में भी को भी सॉफ्टन किया गया है। और वो धीरे धीरे वहां सिंपैथी के असर दिखाई पड़ेगा, सिंपैथी वहां पे बीजेपी के लिए दिखाई पड़ेगी। और वही सिंपैथी कल वोट में बदल सकती है। तो ये बिल्कुल। संभावना है कि इन राज्यों पर गहरा असर पड़ेगा सोशल जी बैलेंस का जो जी शिप्रा, तक ये कहना भी इस वक्त ठीक होगा कि इन नामों के चयन से केंद्रीय नेतृत्व ने एक क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि गुटबाजी की कोई जगह नहीं है। आप कितने भी बड़े नेता अपने राज्य के हों, और कार्यकर्ता सर्वोपरि है। अगर काम करोगे तो आपको वो जगह मिलेगी। बिल्कुल, ये बहुत क्लियर कट मैसेज है। और इसमें जो बड़ी बात ये भी है कि बहुत मुश्किल था ऐसे दिग्गजों को हटाना और दरकिनार करना। और अगर हम पूरे उस दौरान देखें, टिकट वितरण से लेकर और चुनाव लड़ने तक, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि पार्टी ने ये कोशिश की कि उनकी नाराजगी भी मोल न लिया जाए, जिनको कि दरकिनार करना चाह रहे हैं, जिनका एक छत्र राज रहा है इन राज्यों में, उन्हें दरकिनार भी ना किया जाए और उनकी डिग्निटी भी कायम रहे। और कहीं जनता के बीच ये मैसेज न जाए फिर से, क्योंकि एक थोड़ी सी छाप है पार्टी पर कि जो सीनियर नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको बिल्कुल निकाल के एकदम किनारे कर दिया जाता है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत तरीके से मतलब हल्के से सरकाया तो गया है। और कोई भी बड़ा जिम्मा ना देना इस बात का भी संकेत है कि बहुत
क्लियर माइंडसेट के साथ में कि नए लोगों को जगह मिलनी ही है और उनके राह में कोई भी अड़चन। देखिए इसका एक असर ये भी है सिक्ता जी कि जब बहुत समय तक वो बड़े नाम जो है वो इन राज्यों में रहे तो पूरा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में होता है। और ये बहुत बड़ा इसका असर था जब हम अगर गहलोत सरकार के दौरान देखें कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की उनकी हमने बात की, आप तक भी पहुंची वो बात, दिल्ली तक पहुंची, पूरे देश भर में पहुंची, लेकिन वो तब्दील क्यों नहीं हुए वोट में? वो वोट में इसलिए तब्दील नहीं हुए क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो डाउन द लाइन बिल्कुल ग्रास रूट्स पे अगर डिलीवर नहीं कर रहा है तो वो आपकी पकड़ कितनी है पूरे उस सिस्टम पर वो उसको दर्शाता है। और अगर आप इन बड़े नामों को और उस तरह के जो नेतृत्व में लोग रहे हैं इतने सालों तक, 20-25 साल तक आप रह लिए, तो वो ब्यूरोक्रेसी को भी एकदम से अपनी तरफ करना, दूसरे नेतृत्व की तरफ करना, वो आसान काम नहीं है। तो आज ही देखिए कि राजस्थान में अभी तुरंत ही तय हो गया है कि 3 आईएएस जो हैं उनको जो सीएमओ है उसमें जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि मंत्रिमंडल अभी नहीं बना है। और एक और आप अगर ऑब्जर्व करेंगे सिक्ता जी कि तीनों राज्यों में जब ये घोषणा की गई कि चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की, तो उसे मंत्रिमंडल कहा जा रहा है। यानी अभी तो वक्त तो है कि किसको अभी चुना जाएगा, किनको मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन मान के चल रहे हैं कि अब नेतृत्व बिल्कुल क्लियर है। और अभी ये जो 3 लोगों की टीम है उसमें एक बड़ा नेता, क्योंकि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की प्रशासनिक तौर पर और उस तरह से कोई संवैधानिक तौर पर कोई जिम्मेदारियां, कोई पावर्स नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो एक प्रोजेक्शन है वो ये है कि दिस इज अ टीम ऑफ 3 एंड दिस इज गोइंग टू लीड द स्टेट whether the cabinet is in place or not, but the state has started functioning. यही चेहरे हैं और यही नेतृत्व है इन तीनों राज्यों का। वक्त खत्म हो रहा है लेकिन बहुत छोटे में आपसे जानना चाहूंगी, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो राजस्थान में 25 में से 25 सीटें मिली थी, 1 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गंवाई थी और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। तो अब जब इतनी अच्छे बहुमत से वहां सरकार है तो प्रदर्शन और बेहतरीन होने वाला है, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बद्री जी, वक्त बहुत कम है, एक सेंटेंस में अगर आप जवाब दे पाए तो। हाँ एकदम सिक्ता, ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो सेकंड लेवल है वो होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। और मंत्रिमंडल में इन जातियों और भी माइक्रो आपको सोशल मैनेजमेंट दिखाई पड़ेगा, क्षेत्रीय सोशल मैनेजमेंट दिखाई पड़ेगा। बुंदेलखंड कहीं होगा, कहीं बघेलखंड होगा, कहीं ये होगा, क्योंकि जाति के साथ क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। जो रीजन्स हैं सब, ये सारे राज्य सब रीजन में बटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तीनों राज्यों में ये जो सोशल बैलेंस जो इक्वेशन बनाया गया है वो तो काम करेगा ही। अगले 2024 के चुनाव के लिए ये पूरे देश में एक नई तरह की जो जो बैलेंस की पॉलिटिक्स, सोशल बैलेंस की पॉलिटिक्स, सोशल अलायंस की पॉलिटिक्स उभर के अब आएगी जी, उभर करके आएगी और उसका प्रतिनिधित्व करता है ये तीन राज्यों का मॉडल है। ये मॉडल है एक तरह का बीजेपी मॉडल against caste reservation, caste census based reservation politics model. So there are 2 models are going to contest coming elections में, एक ये मॉडल और एक वो मॉडल। इस मॉडल के पास बहुत सी चीजें हैं, विकसित भारत है, विकास है, राष्ट्र है, हिंदुत्व है और साथ साथ एक सोशल बैलेंस, सोशल इक्वेशन। चलिए तो देखना होगा कि 2024 में वाकई ये जो नए हैं 3 चेहरे, हर राज्यों के 3-3 चेहरे, यानी ये 9 चेहरे कितना और कमाल कर पाते हैं बीजेपी के लिए, उसके केंद्रीय नेतृत्व के लिए। बहुत शुक्रिया शिप्रा माथुर और प्रोफेसर बद्री नारायण इस चर्चा के लिए। अब अगली खबर, वर्क प्लेस पर पेड पीरियड लीव पर बहस लंबे समय से चली आ रही है। इसको लेकर अलग अलग तरह के विचार सामने आए हैं। कुछ लोग पेड पीरियड लीव का समर्थन करते दिखते हैं तो वहीं कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। सबकी अपनी अपनी दलील है। अब आपको हम बताते हैं कि हम इस मुद्दे पर अभी क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल संसद में यह मुद्दा उठा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में इस पर सवाल उठाया। सवाल उन्होंने बुधवार को उठाया। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि मेंस्ट्रुएशन दिव्यांगता नहीं है, ये कोई हैंडीकैप नहीं है, ये महिलाओं की जीवन यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। हमें ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसरों से वंचित किया जाता है। स्मृति ईरानी की ये बात सही है कि अगर पीरियड लीव दी गई तो इससे महिलाओं को समान अवसर मिलने में परेशानी हो सकती है। हालांकि हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। संसद में भी ये पहला मौका नहीं है जब पीरियड पेड लीव को लेकर बहस शुरू हुई। 2017 में कांग्रेस सांसद ने इसे लेकर बिल रखा था। ये पहला मौका था जब संसद में मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 रखा गया।
बिल में कहा गया था कि सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को पीरियड के दौरान 2 दिन का अवकाश मिलना चाहिए। इसके बदले में उनके पैसे नहीं कटने चाहिए। उस वक्त भी इस बिल को लेकर राय बटी हुई थी। एक पक्ष ने स्वागत किया तो दूसरा वर्ग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था। भारत में अगर पीरियड पेड लीव की बात करें तो केंद्र ने कहा है कि इस पर प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सभी राज्यों को दिशा निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था। याचिका में कहा गया था कि राज्य महिलाओं और लड़कियों को छुट्टी के लिए नियम बनाए। गुवाहाटी विश्वविद्यालय छात्राओं को छुट्टी देता है। इसी साल जनवरी में केरल सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी में छात्राओं को छुट्टी की मंजूरी दी है। और अगर दुनिया भर के देशों पर नजर डालें तो स्पेन में पीरियड लीव को मंजूरी मिली हुई है। डॉक्टर के पर्चे के आधार पर छुट्टी, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। इंडोनेशिया में 2003 से हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलती है। हालांकि इंडोनेशिया में ज़्यादातर 1 दिन की छुट्टी देते हैं, कई नहीं भी देते हैं। जापान में 1947 से पीरियड लीव कानूनी है, लेकिन सैलरी देना ज़रूरी नहीं। जापान की 30% कंपनियां छुट्टी पर रहने पर पूरी या आधी सैलरी देते हैं। दक्षिण कोरिया में महीने में 1 दिन की छुट्टी है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। जो कंपनी छुट्टी नहीं देती है उन पर जुर्माना लगता है। ताइवान में पीरियड लीव के दौरान 50% सैलरी मिलती है। ज़ाम्बिया में 2015 से 1 दिन की छुट्टी मिलती रही है। लेकिन जिस राज्य का जिक्र करना यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बिहार। यहाँ 31 साल पहले महिलाओं ने पीरियड पेड लीव को लेकर लड़ाई लड़ी और जीती भी। लड़ाई कैसे लड़ी गई, इस बारे में उस दौरान लड़ने वाली महिलाओं से बात करेंगे। पहले देखते हैं क्या हुआ 31 साल पहले बिहार में, जो आज भी नियम है। बिहार में महिला सरकारी कर्मचारियों को 2 दिन की पेड पीरियड लीव दी जाती है। 45 साल उम्र तक की महिलाओं को ये छुट्टी मिलती है। 2 से 3 महीने तक महिलाओं ने किया था तब ये आंदोलन। 3 दिन की पेड पीरियड लीव की उन्होंने मांग रखी थी। आखिर में 2 दिन की लीव को मंजूरी मिली थी। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद ये मंजूरी महिलाओं को मिल पाई थी। और इसी आंदोलन से जुड़ी 2 महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं। भारती कुमार, जो पूर्व प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी की, और मीना तिवारी, जो महासचिव हैं AIPWA की। आप दोनों का स्वागत है NDTV इंडिया में। भारती जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, 1992 में आप लोगों ने कैसे मेंस्ट्रुअल लीव या फिर पीरियड लीव की मुहिम की शुरुआत की थी आप लोगों ने बिहार में, उस बारे में हमें सबसे पहले तो बताइए। ये महिलाओं के संघर्ष का ही परिणाम था। जिस समय टीचर मूवमेंट हो रहा था, पटना यूनिवर्सिटी नहीं पूरे बिहार में एक लंबा संघर्ष चला था। उसी समय में ये भी डिमांड आई कि महिलाओं को ये दिया जाए। और उसके लिए जो है वो लगातार जब भी संगम ये होता था संघर्ष, तो उसमें उस मांग को जोर शोर से उठाया जाता था। उसी का रिजल्ट था कि लालू जी के समय में ही 92-93 में जो सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसमें इसको भी दिया गया। ये जो लीव थी हमारी, जिसको कि हम लोग स्पेशल लीव के नाम से जानते हैं, वो स्पेशल लीव 2 दिन की देनी शुरू की गई। तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो ये इसको हम संघर्ष कहेंगे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर संघर्ष किया था। और उसमें महिलाओं का हम इसलिए विशेष योगदान इसमें मानते हैं। उसके बाद लेकिन सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी ने कि महिलाओं को ही ये मिला, शिक्षकों को मिला, इसलिए कि किसी ने ये महिलाओं के लिए एक संकोच की बात थी कि हम जाकर कहें कि हमको माहवारी की छुट्टी दी जाए। और वो हिचकिचाती थी कि हमारी मजाक बनेगी। तो मैंने अपने विभाग में पहली बार इसको अवेल किया पूरे बिहार के अंदर। और जब मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दी अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, तो वो एक देखकर एक दूसरे को हिचकिचाने लगे और टीचर मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा कि सर, ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम नहीं छोड़ेंगे, आप हम लोगों को दीजिए ये छुट्टी। और उन्होंने अलाउड करके वो कागज आगे बढ़ा दिया। जी, आप मीना जी, उस वक्त आप लोगों को क्यों जरूरी लगा कि इस लीव की मांग की जाए? ये देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है इस मांग का उठना, क्योंकि महिलाओं के साथ ये दिक्कत है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, हर महिला पीरियड होती है।
और उस दरमियान जो उनको दिक्कतें होती हैं, उस सवाल को यहाँ जो कर्मचारियों का आंदोलन था, जो भारती दी ने बताया अभी, तो ये कर्मचारी आंदोलन में एक मुद्दे के रूप में हम लोगों ने इसको शामिल किया। और ये एक लंबी हड़ताल चली थी बिहार के भीतर, 92 में ये जाकर के पास हुआ, 91 में ये हड़ताल हुई थी और उसके बाद लालू जी की सरकार में ये अधिकार मिला। तो महिलाओं के अगर हम अधिकार की बात करते हैं और महिलाओं के साथ जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को न उठाएं तो यही अस्वाभाविक लगेगा। इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक था इस सवाल को उठाना कि महिलाएं जो काम कर रही हैं उनको ये पीरियड लीव मिले, उनको मैटरनिटी लीव मिले, उनको तमाम जो दूसरी दिक्कतें हैं, उस समय और भी सवालों को हम लोगों ने उठाया था, जैसे महिलाओं के लिए शौचालय। ये आम तौर पे आप देखेंगे कि पहले ऑफिसेज में बहुत नहीं हुआ करते थे, उनकी सफाई नहीं हुआ करती थी। अलग से महिलाओं के लिए शौचालय हो, महिलाओं का अलग से कॉमन रूम हो, बच्चों की देखभाल के लिए हर जगह वो उसकी व्यवस्था हो, इन तमाम सवालों को उठाया गया था उस आंदोलन में। जी जी। अब भारती जी, किस तरह के आपने बदलाव या पॉजिटिव्स देखे थे जब बिहार में ये लीव इम्प्लीमेंट हुई? देखिए, फीमेल वर्कफोर्स जो है वो सब में तो ये लागू नहीं हुआ था। इसकी जानकारी भी, मैंने कहा ना कि जानकारी भी लोगों को नहीं के बराबर थी और नहीं के बराबर दी भी जाती थी। मतलब जैसे जो कोई अगर सर्कुलर आता है तो ये वेल सर्कुलेटेड होता है लोगों के बीच में, टीचर्स हो या जिनके से ये कंसर्न लोग हैं उनके बीच में उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं और उस पर डिस्कशन भी होता है कि ये क्या है। तो उस तरह के डिस्कशंस या उस तरह की जागरूकता लाने की कोशिश सरकार के द्वारा भी नहीं की गई, क्योंकि वो जो जेंडर बायस है या जेंडर जो पर्सपेक्टिव है उसका, उसको वो एक तरह से पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश करते थे। इसलिए जी बहुत मीना जी, ज्यादा एक सो जानकारी नहीं थी, लेकिन जो लोग लेने लगे और जिसकी विश्वविद्यालय भी उसको रोक नहीं सका, तो इसलिए हम लोगों को मिलती चली गई। जी। मीना जी, लेकिन एक सोच ऐसी भी है कि अगर ये लीव इम्प्लीमेंट होता है तो कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी स्केल है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो फीमेल वर्कफोर्स है वो छुट्टी पे रहेगी, तो प्रोडक्शन भी उतना, प्रोडक्टिविटी भी उतना कम होगा। ये एक सोच ऐसी भी है। देखिए, ये जो अभी बिहार की बात चल रही है, बिहार में ये 92, 93 से महिलाएं इसको ले रही हैं इस छुट्टी को। और हम लोगों ने ये कहीं नहीं देखा, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका कि इससे महिलाओं के काम प्रभावित हुए हों, उनकी उत्पादकता प्रभावित हुई हो। महिलाएं बल्कि ज्यादा काम कर पाती हैं। अगर 2 दिन जिस समय वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है, उस समय अगर उनको थोड़ी राहत दी जाती है, उनको छुट्टी मिलती है, तो वो शायद उसके तीसरे दिन से ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाती हैं। इसलिए ये बहुत ही बेतुका तर्क है कि महिलाओं को ये छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। अब इस तर्क के आधार पर तो मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलनी चाहिए। और ये हम लोग आज देख रहे हैं कि जो पूरा कारपोरेट वर्ल्ड है उसमें जो महिलाएं हैं उनके सामने ये बेहद एक चुनौती की तरह स्थिति बनी हुई है, प्रतियोगिता बनी जी। हुई है। लड़कियां अपनी माँ बनने की इच्छा को टालती जाती हैं क्योंकि उनको छुट्टी लेना जो है वो मुश्किल है, वो पिछड़ जाएंगी, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। हाँ, बिल्कुल। आप भारती जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक धारणा ये भी है कि इस तरह की लीव से जो महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है, उनकी जो हायरिंग होती है, उसमें कमी देखी जाएगी, तो क्या ये तर्क सही लगता है आपको? जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक तरह से वर्कफोर्स के एक्सप्लॉयटर हैं, तो उसमें महिलाएं भी आती है, पुरुष भी आती है, लेकिन महिलाओं को चूंकि जानकारी कम रहती है या महिलाएं जो हैं अभी बहुत वोकल नहीं हो पाती हैं, इसलिए उनको पीछे धकेलने की कोशिश ये रहती है। हम लोगों ने बचपन से देखा है, हमने भी ये सब चीजें, ये जो सोशल टैबू है मेंस्ट्रुएशन का, इसको हम लोगों ने सहा है। और हमको अपने शिक्षक से ये कहने में शर्म आती थी कि मैं घर जानूं या मेरे को ये परेशानी हो रही। लेकिन आज इतना बड़ा बदलाव है समाज के अंदर कि लड़की, हम क्लास ले रहे होते हैं और कोई ना कोई लड़की आकर कभी बोलेगी, मैडम आई वांट टू गो फॉर चेंज, चेंज के लिए मैं जाना चाहती हूँ। और हम लोग तुरंत कहते हैं कि हाँ जाओ। तो ये जो कॉन्शियसनेस आ रही है,
ये कॉन्शियसनेस उन्हें अपने अधिकार के लिए भी प्रेरित करेगी कि अधिकार की लड़ाई में इसको शामिल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भारती जी और मीना जी, और उम्मीद करते हैं कि इस पर एक आम राय बन पाए, एक राय बन पाए और इसका फ़ायदा महिलाओं को अपने काम करने की जगहों पर मिल पाए। अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक गुरु पटवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए सुपारी देने के आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे हाजिर करने की गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसकी जान को खतरा है। अमेरिका ने भारत के सामने सबूत पेश कर आरोप लगाया कि वहां के नागरिक खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए सुपारी दी गई। कोर्ट के दस्तावेज में इसमें किसी भारतीय खुफिया अधिकारी के इशारे पर निखिल गुप्ता नाम के शख्स पर सुपारी देने का आरोप है। इसे प्राग में गिरफ्तार किया गया है। We have filed a petition by a near friend. हमने भारतीय नागरिक के लिए एक मामला दर्ज करवाया है जिसे चेक गणराज्य में अवैध ढंग से हिरासत में लिया गया है। हमने भारत सरकार को भी अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा। From the ministry. अब इसके परिवार की तरफ से भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे लाने की गुहार लगाई गई है। कई चौंकाने वाले आरोप भी लगाए गए हैं। गुप्ता को गैर कानूनी तरीके से चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया। उससे एक काली एसयूवी में पूछताछ की गई। उसके फोन पर कोई डिवाइस लगाई गई। पूछताछ करने वालों ने खुद को अमेरिकी एजेंट बताया। गुप्ता को बताया गया कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है, लेकिन ये बात झूठ है क्योंकि दिल्ली, प्राग या इस्तांबुल हवाई अड्डों पर उसे रोका नहीं गया। उसे परिवार को फोन तक करने की इजाजत नहीं दी गई। उसे धमकी दी गई कि अमेरिकी अधिकारियों से सहयोग नहीं किया तो कभी अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। वहां की जेल में उसकी जान को खतरा है। जेल में उसे बिल्कुल अकेले रखा गया है, किसी से बातचीत की इजाजत नहीं। खून के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी होने का बहाना बनाया गया है। जेल में उसे बीफ खाने को मजबूर किया गया। भारतीय अधिकारी उसके हिरासत में लिए जाने के 20 दिन बाद उससे मिलने आए। मांग है कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मदद करें। उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, उसे पूरी कानूनी मदद दी जाए और उसका प्रत्यर्पण कर यहां लाया जाए। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जब पन्नू की हत्या की साजिश की जानकारी दी, उसके बाद भारत सरकार ने माना कि अमेरिका ने साजिश के सबूत दिए और सरकारी अधिकारी के शामिल होने के आरोप पर कहा कि ये चिंता की बात है और ये सरकार की नीति नहीं। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक विशेष उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस मामले पर भारत सरकार से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से लेकर भारत आए FBI प्रमुख तक ने बात की है। मामला 2 देशों का है, संवेदनशील है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है। कहा है कि चेक गणराज्य की अदालत जाएं। फिर कहा कि याचिका केंद्र सरकार के वकील से साझा करें और मामले को वो 4 जनवरी को सुनेंगे। दिल्ली से आशीष भार्गव के साथ कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के 8 महीने बाद अब जाकर उन लोगों का अंतिम संस्कार हो पाया है जो हिंसा के शुरुआती दौर में मारे गए थे। आज कांग पोकपी में ऐसे 19 लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। कल इन्हें इम्फाल के शवगृहों से लेकर विमान से लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये कदम उठाया गया है। इससे इशारा मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट का दखल यहां टकराव खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहा है। रतनदीप चौधरी की ये खास रिपोर्ट। मणिपुर के कांग पोकपी जिले के पाईजांग गांव में गहरे मातम की चुप्पी थी। 3 मई की हिंसा के बाद मारे गए लोगों को यहां आखिरी विश्राम मिला। कई परिवारों के लिए यह 8 महीने का इंतजार खत्म होने का मामला भी रहा। उनके अपनों के शव इम्फाल के शवगृहों में पड़े थे। हालांकि तनाव की वजह से इन शवों का लाया जाना आसान नहीं था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन लोगों के शव लाए गए जिनके कोई दावेदार नहीं थे। ये घटना जाति हिंसा के द्वारा पैदा किए गए गहरे घाव को फिर से दर्शाता है। न सिर्फ जान माल का नुकसान हुआ, मगर समुदायों के बीच बहुत बड़ी दरार अब आ चुकी है। The Committee on Tribals Unity would like to हम सुप्रीम कोर्ट के दखल के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये शव अपने घर पहुंच सके। All the bodies lying, सभी शव इम्फाल में पड़े थे
और यहाँ गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद चूड़ाचांदपुर लाए गए। कांगपोकपी में 12 घंटे बंद रखा गया। मातम की निशानी के तौर पर सामूहिक अंत्येष्टि के दौरान काले झंडे फहराए गए। 19 शवों को कांगपोकपी भेजा गया। 4 शव चूड़ाचांदपुर से इम्फाल लाए गए। 41 शवों को फिर इम्फाल से अलग अलग जगह भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 6 महीने की हिंसा में 175 लोग मारे गए। उनमें से 169 की पहचान हो चुकी है। 81 शव परिवार वाले ले जा चुके हैं। बाकी महीनों से शव गृह में पड़े हैं। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।